नेक्स्ट इज गाइडिंग फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग फिलोसफी का मतलब है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो बहुत से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ठीक है, उनकी जो थिंकिंग है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पार्ट बनाया गया है। सबसे पहले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिन्होंने एक बुक लिखी थी यंग इंडिया, ठीक है, और इस बुक में उन्होंने लिखा था माई ड्रीम ऑफ कंट्री, यानी कि मेरे सपनों का भारत, कि मेरी जो कंट्री है इंडिपेंडेंस के बाद कैसी होगी। और उसमें वो जो अपनी कंट्री के बारे में सोचते थे वो सारा उन्होंने, हमारी कंट्री में इक्वालिटी होगी, ठीक है, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक जो है वो फेयर ट्रीटमेंट दी जाएगी, पॉलिटिकली, सोशली, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस बुक को पढ़ा और उसकी बहुत सी आइडियोलॉजीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है। नो डाउट महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट स्टिल उनकी जो भी थिंकिंग थी, उनकी जो भी आइडियोलॉजीज थी, उन आइडियोलॉजीज को हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। सेकंड मेजर हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो है वो और ज्यादा गाइडिंग फिलोसफी का मतलब कि उन्होंने इसको गाइड किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी, बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही आगे ड्राफ्टिंग कमेटी एक पार्ट थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन फॉर्म में जिन्होंने तैयार किया। उनकी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बिलोंग टू माहर कास्ट, लोअर कास्ट, एंड एट दैट टाइम ही सपोर्टेड ऑल, जो भी उन्होंने लोअर कास्ट की प्रॉब्लम्स थी उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट माना जाता है। देन थर्ड इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। आइडियोलॉजी हमारी कंट्री की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी उनके इकोनॉमिक है, उनके प्रॉपर वर्ड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं कि वो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते थे। उनका ये मानना था कि जब तक हमारी कंट्री में पुअर हैं, ठीक है, उनकी आईज में टीयर्स हैं, तब तक हमारी कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं आ सकते। तो मेन फंक्शन और मेन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू वाइप आउट द टीयर्स ऑफ द पुअर पीपल, और ये तभी होगा जब गवर्नमेंट प्रॉपरली जो है वो उनकी टेक केयर करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और ऐसा किया भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे वीकर सेक्शंस में पुअर जो चिल्ड्रन है उनके लिए बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं। व्हाट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि 70 इयर्स के बाद भी हम अपनी कंट्री में जो अनइक्वल जो है गैप है, वाइड गैप है रिच और पुअर के बीच में, इसको रिमूव नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम बताते हैं प्रियम्बल के बारे में कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है? ओपनिंग वर्ड्स। ओपनिंग वर्ड्स मींस इंट्रोडक्शन, या जैसे हम कहते हैं हर बुक जो है उसका एक प्रीफेस होता है, उस प्रीफेस को पढ़ने से हमें पता लगता है कि इस बुक में क्या है। सेम इसका मतलब क्या है? प्रियम्बल कंटेन्स फिलोसफी एंड गाइडलाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी है, क्या गाइडलाइंस है, और क्या जैसे हम कहते हैं कि सेंट्रल आइडिया और समरी। वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्ट कैसे होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों ने खुद बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया टू मैनी पीपल, टू मैनी ग्रुप्स वर इन्वॉल्व। तो स्टार्ट ही कहां से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके अलग अलग वर्ड्स हैं। तो स्टार्टिंग में कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ यू कैन से दैट आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन, सोशलिस्ट, ठीक है, एंड सेकुलर इन नेचर। तो सपोज अगर आपको इस तरह से स्टेटमेंट आती है तो आपने स्टेटमेंट के हर वर्ड को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, ठीक है। नंबर वन डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक वर्ड लिया, डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन बताओगे आप कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब पीपल, क्रेटिक मींस क्रेसी, जो क्रेसी वर्ड है वो क्रेटिक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? रूल, रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि रूल ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, पीपल, फिर हमने इसको एक्सप्लेन करना है। इन आवर कंट्री पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and these representatives make rules and regulations for the country. Indirectly people rules through their representatives, ठीक है। तो ये बताओगे कि yes our country is democratic क्योंकि हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, after 5 years we can change our representative. Then second is socialist. How you can say that our country is socialist in nature? In our country social welfare, the main purpose of government is social welfare, and some important means of production are under the control of government, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी कैसे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी है, some industries are under the control of private people and some means of productions are under the control of government,
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में जब भी रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट उसका फेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन अगर प्राइवेट हाथ में होगा तो आपने रशियन रेवोल्यूशन का देखा ही है कि वर्कर्स किस तरह से फिर रिवोल्ट करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब सोशल, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज सोशल वेलफेयर। एंड सेकेंड इज सोशलिस्ट, हमारी कंट्री सोशलिस्ट है क्योंकि वीकर सेक्शंस, पुअर पीपल और विमेन, इवन जो भी ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गवर्नमेंट उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जनरेट किए जाते हैं ताकि उनको भी सोसाइटी में अपलिफ्ट किया जाए। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आवर कंट्री इज सोशलिस्ट इन नेचर। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर। देन थर्ड इज सेकुलर। हाउ यू कैन से दैट आवर कंट्री इज सेकुलर इन नेचर? सबसे पहले हमने बताना है देयर इज नो स्टेट रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। इन मेनी कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन्स आर देयर। 2-3 कंट्रीज से एग्जांपल बता सकते हो। श्रीलंका का है बुद्धिज्म, ठीक है, पाकिस्तान का है इस्लाम, सऊदी अरेबिया इस्लाम, यूके का क्या है? क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो व्हाट्स इन आवर कंट्री? नो स्टेट रिलीजन इज देयर। सेकंड आप बता सकते हो इन फंडामेंटल राइट्स पीपल और सिटीजंस हैव बीन गिवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम क्या बता सकते हैं कि पीपल दे कैन प्रोफेस, दे कैन यू कैन से चेंज, पीपल कैन चेंज आल्सो। ये रिलीजियस फ्रीडम दी, वो अलग बात है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, लेकिन आपको गवर्नमेंट ने प्रॉपर फ्रीडम दी और रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी भी तरह से इनइक्वालिटी जो है वो नहीं होती। अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल प्रोवाइड यू हेल्प, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आती है। क्लियर? सो ये हमारी कंट्री का सेकुलर नेचर है। तो इवन सेकुलर नेचर जो हमारी कंट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हर रिलीजियस, जितने भी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको इक्वालिटी मिलती है। देन नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक जो वर्ड है, मेनली बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हाउ वी कैन से दैट आवर कंट्री इज रिपब्लिक? रिपब्लिक, जैसे ही आप रिपब्लिक वर्ड सुनते हो तो सीधा इसको कनेक्ट करो प्रेसिडेंट की पोजीशन के साथ। We can say our country is republic because in our country head of the country, तो head of the country कौन है? President is not elected hereditarily। hereditary का मतलब क्या होता है? family after family। तो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो family after family नहीं है। he or she is elected for temporary period of time, maybe 5 years। 5 years के लिए होता है। और अगर 5 years के बाद ऑटोमेटिकली इनकी पोस्ट जो है वो खत्म हो जाती है और पोस्ट जो है उसको रिजाइन करके नेक्स्ट अगर वो जीत इलेक्शंस में अगर कंटेस्ट करेंगे तो ही जीतेंगे, अदरवाइज फिर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और नए प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में अपॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री रिपब्लिक है क्योंकि हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पोस्ट जो है वो 5 years है, उनकी पोस्ट परमानेंट नहीं है एंड 5 years के बाद उनको चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी कंट्री क्या है? रिपब्लिक। आपने बहुत सी कंट्रीज का नाम सुना होगा जिनके नेम के साथ आता है द रिपब्लिक ऑफ, ठीक है। तो द रिपब्लिक ऑफ, हमारी कंट्री ने अपना ऐसा नाम नहीं कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जस्ट इंडिया है, लेकिन प्रियम्बल से साफ पता लगता है कि हमारी कंट्री रिपब्लिक है, ठीक है। कॉन्गो का नाम सुना होगा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, तो उन्होंने साथ में वर्ड ही लगाया कंट्री का नाम कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। तो नाम से पता लगता है कि रिपब्लिक जहां पे होगा वहां पे हेड जो है कंट्री का परमानेंट नहीं होगा। दिलप्रीत, सऊदी अरेबिया रिपब्लिक है? सिमरप्रीत, नो, व्हाई? क्योंकि वहां के जो प्रिंस हैं वो क्या हैं? हाँ, उनकी फैमिली आफ्टर फैमिली, यानी कि उनका जो मतलब रूल है वो फैमिली से डिसाइड होता है, फैमिली लाइन है उनकी, ठीक है। जो वहाँ के प्रिंस हैं, उनकी प्रिंस सलमान जो है वहाँ के फैमिली लाइन है उनकी। फैमिली लाइन का मतलब जैसे मुगल डायनेस्टी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो ये मुगल डायनेस्टी थी, तो ये हेरिडिटरी रूल था। तब हमारी कंट्री रिपब्लिक नहीं थी, एट दैट टाइम आवर कंट्री वाज नॉट रिपब्लिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है। तो ये हमारी सोशलिस्ट जो है ये हमारी कंट्री के प्रियम्बल के मेन फीचर्स है। क्लियर? तो यहाँ तक हमारी कंट्री का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स या जो भी इसकी मेकिंग, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेटेड है। एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट इलेक्शंस। एनी डाउट? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? ऑब्वियसली सम स्टूडेंट्स आर स्टिल आस्किंग कि साउथ अफ्रीका जो पार्ट है दैट इज अ पार्ट और नॉट। यस बेटा, दैट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है।
जो नेल्सन मंडेला का कंट्रीब्यूशन जो आपका फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, उसको डिलीट हो गया सीबीएसई की तरफ से, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग फीचर्स, प्रॉब्लम्स, देन फैक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड लास्ट प्रीएम्बल, गाइडिंग फिलॉसफी प्रीएम्बल. क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? I can see 42 students right now on my screen. Any doubt? No? So now I will revise next chapter, that is elections. In this chapter, first of all, you have to know the meaning of election, then types. Meaning, election का meaning क्या होता है? The meaning of election is the process through which people elect their representatives, and these representatives run the administration. The process through which people they can use their voting rights. सिंपल है बहुत मीनिंग. आगे हैं इसकी टाइप्स. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स: जर्नल इलेक्शन, मिड टर्म एंड बाय इलेक्शंस. जर्नल इलेक्शंस होते हैं बेसिकली 5 इयर्स के बाद. मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब होता है 5 इयर्स से पहले. अगर लोकसभा, बेसिकली हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन जो 5 इयर्स, ठीक है, पूरा कंटिन्यू 5 इयर्स के बाद होते हैं, उनको बोलते हैं जर्नल इलेक्शंस. गवर्नमेंट जो है मेनली 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होती है. इसके बाद अगर 5 इयर्स से पहले कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ऐसे में क्या होता है, सारी की सारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और कुछ देर के बाद कंट्री में फिर से नए इलेक्शंस होंगे. तो ऐसे में हम अगर 5 इयर्स से पहले ही कंट्री में इलेक्शंस करवाने पड़े तो इसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस. ये होता है बिफोर 5 इयर्स, कि 5 इयर्स से पहले. सपोज टाइम था किसी एमपी का टाइम है 5 इयर्स, लेकिन लोकसभा पहले डिसॉल्व होगी, कोई प्रॉब्लम आ गई कंट्री में या कुछ भी आ गया तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई और कंट्री में फिर न्यू इलेक्शंस करवाए जाते हैं. अब ये याद रखना, जो कंट्री में न्यू इलेक्शंस करवाए जाएंगे ना, उनकी टर्म फिर 5 ही होगी आगे, ठीक है, क्योंकि वो सारे फिर न्यूली इलेक्टेड होते हैं. उनकी ये नहीं कि जितना टाइम रह गया वही होगा, उनकी टर्म जो है वो 5 ही होगी. नेक्स्ट इज बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन जो होते हैं वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर 1 पोस्ट को फिल करने के लिए. सपोज हमारी कंट्री में टोटल सीट्स हैं 543. इन 543 में से कब किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी एमपी की प्रॉब्लम या डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, उस पर्टिकुलर एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी में इलेक्शंस होंगे और उसमें जो विनर होगा, ठीक है, वो कैसे आएगा? बाय इलेक्शंस. बाय इलेक्शंस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सीट को फिल करने के लिए जब इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको कहा जाता है बाय इलेक्शन. तो सबसे पहले टाइप्स, मीनिंग, टाइप शुड बी क्लियर टू यू. क्लियर है बेटा? टाइप्स, ठीक है. देन है फीचर्स ऑफ इलेक्शंस. हमारी कंट्री के जो मेन फीचर्स जो है, ये आपको 2 क्वेश्चंस आपने सेपरेट प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ इलेक्शंस. इसमें आप किसी भी तरह से हमारी कंट्री के जो भी आपको फीचर्स, एनी 5 बेस्ट फीचर्स जो हैं यू कैन राइट. डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी कंट्री के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग. लेकिन अगर आपको प्रोसीजर आता है कि राइट अ नोट ऑन द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया या हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड. कंडक्टेड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. फीचर्स में यू कैन राइट एनी ऑफ द पॉइंट, लेकिन जब स्टेप्स की बात की जाती है तो स्टेप्स आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिसमें आपने स्टार्टिंग में जो है जो स्टेप्स हैं, उसके बाद लास्ट आपका स्टेप क्या होगा? काउंटिंग, ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप तभी आएगा जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, या प्रोसीजर कि हमारी कंट्री का प्रोसीजर क्या है, कि कैसे इलेक्शन जो है वो स्टार्ट होते हैं और कैसे खत्म होते हैं. तो बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो आपका स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए. फीचर्स, यू कैन राइट एनी फीचर्स ऑफ आवर कंट्रीज इलेक्शंस. तो सबसे पहले हमारी कंट्री के इलेक्शंस जो डेमोक्रेटिक बनाते हैं, व्हाट मेक्स आवर कंट्रीज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? नंबर 1, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. हमारी कंट्री का ये डेमोक्रेसी का भी फीचर्स है.
तो कुछ फीचर जो है वो हमारा क्वेश्चन आता है ना कि हाउ यू कैन से दैट आवर कंट्री इज द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म, तो कुछ फीचर्स आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस राइट टू वोट हैव बीन गिवन टू ऑल द सिटीजंस इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, ठीक है, क्रीड और रेस, एंड मैन एंड वुमेन, इवन हमारी कंट्री का कोई भी सेक्शन जो है उसको राइट टू वोट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। दिस मेक आवर कंट्रीज इलेक्शन डेमोक्रेटिक, लेकिन कई कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, लाइक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, ठीक है। देन इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी मींस फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताना है कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है ओनली सिंगल मेंबर विल बी इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब आप बेटा इलेक्शंस के लिए आप जाओगे, जब 18 के बाद आप ईवीएम जो है उस पर आप देखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर रिटन एंड उसके सामने उनके सिंबल्स होते हैं। इट मींस वो चाहे 20 हो, 25 हो, 30 हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ एक ही पर्सन विनर होगा। लाइक 543 इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, होल ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 एंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ एक ही पर्सन विनर होगा who will win with the maximum number of votes। इसको कहते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल एरिया, ठीक है। लाइक जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हमारा पूरा जलंधर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाता है और पूरे जलंधर में से सिर्फ एक ही एमपी जो है वो बनेंगे। लेकिन जब हमारी कंट्री में पंजाब के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो हमारे जलंधर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे जलंधर में जोन्स बन जाती हैं, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, तो उसमें से जोन के अकॉर्डिंग फिर इलेक्शंस जो हैं या सेंटर्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो इलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि इलेक्शंस कौन से हैं, एमपी के हैं या एमएलए के हैं, ठीक है। और जब हमारी कंट्री में सिटी में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, तो सपोज आपका जो पूरा एरिया है जहां पे आप रहते हो वो वार्ड बन जाता है। वार्ड का मतलब होल सिटी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ, मतलब 40 वार्ड्स हैं और हर वार्ड में से फिर एक पर्सन जो है वो काउंसलर बनेगा। तब हमारी सिटी को और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शंस कौन से हैं, सेंट्रल लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं या लोकल लेवल पे। बट स्टिल चाहे जितनी मर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से चाहे वो 50 है चाहे 60 है, उसमें से एक ही पर्सन जो है वो विनर होगा, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देन थर्ड है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट मतलब ओनली यू नो टू whom you are voting, एंड बैलेट का मतलब क्या होता है? बैलेट वर्ड जो है, in the previous time when EVMs were not there, at that time people they cast their vote through ballot paper। बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग करते थे, उसको बैलेट पेपर कहते थे। जब ईवीएम्स नहीं होती थी, बैलेट पेपर होता था, उस पेपर पे प्रॉपर जितने भी लीडर्स होते थे उनके नेम, कैंडिडेट्स के नेम और उनके सामने सिंबल्स होते थे। एंड द क्राइटेरिया वाज समथिंग डिफरेंट टू फोल्ड द बैलेट पेपर, और उसको फोल्ड करके जिस बॉक्स में डालते थे उस बॉक्स को क्या बोलते थे? बैलेट बॉक्स। लेकिन अब उस बैलेट बॉक्स की जगह किसने ले ली है? ईवीएम्स। ईवीएम्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। लेकिन फिर भी वो ट्रेंड सेम है, इसलिए बैलेट कहा जाता है। बैलेट का मतलब होता है द प्रोसेस थ्रू विच पीपल दे कास्ट देयर वोट। किस पे करते हैं? पहले बैलेट पेपर पे करते थे, अब वो ईवीएम्स में करते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ आपको ही पता है कि आप किसको वोट कर रहे हो, और उसमें क्या होता है कि जो भी आपका रूम होता है उस रूम में साइड पे कैबिन होता है, उसको ब्लैक क्लोथ से प्रॉपर जो है वो ढका जाता है, अंदर ईवीएम्स होती हैं और एट अ टाइम ओनली 1 पर्सन कैन गो इनसाइड, ठीक है। मींस आप किसको वोट कर रहे हो ये आपका राइट है और ये राइट आपका कोई ले नहीं सकता। देन नेक्स्ट इज जॉइंट इलेक्टोरेट। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में रिलीजन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई गई। मतलब हमारी कंट्री में ये नहीं है कि मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम या हिंदू विल वोट फॉर हिंदू। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर ग्रुप के अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शंस के लिए राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस अपना यूज करेंगे। उनके पास प्रॉपर जो पार्टीज हैं वो टिकट्स देती हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं, चाहे वो 30 हो, 35 हो, 40 हो, वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में रिलीजन के अकॉर्डिंग या कास्ट एंड कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नहीं बनाया जाता, ठीक है। और लेकिन कहीं ना कहीं इसकी डिमांड इंडिपेंडेंस में पहले रखी गई थी। मुस्लिम्स ने डिमांड की थी कि मुस्लिम इलेक्टोरेट और एरिया होना चाहिए,
तब महात्मा गांधी जी इसके बहुत अगेंस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि ऐसे तो कंट्री अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए उस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जी ने फास्टिंग टिल डेथ रखा था, यानी कि फास्टिंग अनशन किया था, और काफी देर तक इस चीज के लिए वो अड़े रहे थे कि कंट्री में रिलीजन के बेसिस के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई जानी चाहिए। तो यही ट्रेंड आगे फॉलो हम कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिजर्वेशन क्राइटेरिया। लाइक हमारी कंट्री में अगर 543 टोटल सीट्स हैं, तो इनमें से 84 सीट्स जो हैं दीज आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट्स, ताकि उनको भी इलेक्शंस में या उनके भी प्रॉपर जो वो पार्टिसिपेशन हो। तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस में सम सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड विमेन कैंडिडेट्स। आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट लोकसभा में विमेन भी हैं, ठीक है, विमेन एमपीज भी हैं। तो ये शो करता है कि हमारी कंट्री में विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दी गई। देन नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शंस। some rules and regulations have to be followed by the political parties, by the candidates, so that किसी भी तरह से इलेक्शंस के बीच में किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो। और इलेक्शन कमीशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं उनको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। सपोज अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसमें आप बच्चे वैसे बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 3 तरह के आंसर्स देते हैं। वैसे ही सिविक्स का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपने बताना है सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। लेकिन बच्चे कोड ऑफ कंडक्ट ले जाते हैं हिटलर में जो वुमेन के लिए था, वो बच्चे बोलते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट वाज मेड फॉर वुमेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिटलर। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट सिविक्स का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। कुछ बच्चे इसको कोड ऑफ कंडक्ट को नेपोलियन के कोड से ले जाते हैं। नेपोलियन का कोड क्या था 1804, वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। कंडक्ट का मतलब कंडक्ट मीन्स बिहेवियर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कई बच्चे सपोज आप अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, आप बोलते थे कोड ऑफ कंडक्ट वाज फ्रेम्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट ड्यूरिंग 1804। उसके नेपोलियन को कोड कहा जाता है, वो नेपोलियन कोड था, उसका मतलब है नेपोलियन के रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन। लेकिन अगर सिंपल आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसीजर और प्रोसेस। और जो पार्टीज कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती हैं तो उन पार्टीज के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, उनको उनकी जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत से कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हो जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, वो किसी भी तरह से रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिप प्लेसेस जो है वहां पे कैंपेनिंग नहीं करेंगे। इमोशनल जो है या रिलीजियस जो सिंबल्स हैं उनके बेसिस के ऊपर लोगों को इमोशनल नहीं करेंगे। सपोज कोई मुस्लिम जो है वो मतलब किसी भी तरह से कम्युनिटी जो है वो अपनी कम्युनिटी को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वी आर द सेम एंड यू आर द सेम तो यू शुड वोट फॉर अस लाइक वी हैव द सेम रिलीजन, ठीक है। रिलीजन के नेम के ऊपर कैंपेनिंग जो है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इवन इलेक्शंस की डेट से पहले ही 2 डेज पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है ताकि प्रॉपर टाइम दिया जाए सिटीजन्स को सोचने के लिए कि किसको वो वोट करें, ठीक है। एंड इसके अलावा और बहुत से नॉर्म्स हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम अनाउंस भी करते हैं, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें सिविक्स का ये क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना इसको। हिस्ट्री के अगर सपोज आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना तो वो ऐसा होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम फॉर वुमेन बाय हिटलर। क्या था कोड ऑफ कंडक्ट, तो हिटलर का स्पेसिफिक नेम होगा, देन यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। Then next is election commission. In our country, the responsibility of conducting election is only and only of election commission. याद रखना बेटा, इलेक्शन कमीशन जो है इनकी जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल विच आर्टिकल, टेल मी विच आर्टिकल, थ्री 24. In our country's constitution, the process of election, how election commission will be appointed, and which are the powers and functions of election commission, that is explained in the article 324 in detail. अब इलेक्शन कमीशन की जो टर्म है, बट इसकी जो टर्म है वो याद रखना, नॉर्मली हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस की टर्म है वो 5 years होती है,
लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो टर्म है दैट इज 6 years। यानी कि हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कमीशन है दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 years एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 3 members। हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 members हैं। वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 other members। 2 other members मतलब उनका एक प्रॉपर कमीशन है। What other than these, यानी कि कमीशन के अलावा होल डिपार्टमेंट इज एट द दिल्ली। पूरा इलेक्शन डिपार्टमेंट है जो इनको सपोर्ट करता है। एंड इसके अलावा हर स्टेट के अपने अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्योंकि जब हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस देते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट आगे गाइडलाइंस देता है अलग अलग इलेक्शन कमीशन अलग अलग स्टेट्स में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है दैट इज फुली इंडिपेंडेंट। फुली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंस दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, हु कैन अपॉइंट इलेक्शन कमीशन? प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर एमसीक्यू में भी आता तो एमसीक्यू में प्रेसिडेंट लिख सकते हो। अगर सपोज अगर मैं ये पूछती हूँ कि हु कैन अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर, तो ऑप्शंस हैं, तो प्रेसिडेंट अकेला भी लिख सकते हो, लेकिन अगर वन वर्ड आंसर है तो यू कैन राइट दैट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो उनकी एडवाइस देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद फिर आपने बताना इनकी जो टर्म है दैट इज 6 years। इनकी टर्म 6 years है, यानी कि 6 years तक ये अपने पोस्ट पे रह सकते हैं। उसके बाद हमारी कंट्री में वंस दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट दे आर इंडिपेंडेंट। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है, दे कैन टेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन। उसके बाद वो किसी तरह से उनके बाउंड नहीं। तो ये भी हमारी कंट्री के इलेक्शंस को लेजिस्लेटिव से एग्जेक्टिव से जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनाता है, जैसे हमारी कंट्री में जुडिशरी। क्लियर? देन नेक्स्ट इज इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन का मतलब क्या होता है? रिटर्न रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस। Whenever in the elections, if any person feels that through booth capturing or through rigging or through unfair practices, ठीक है, voting was done, so at that time they can click their photos, they can send kind of movies to election commission during that day also। उस डे को भी और उसके बाद भी जब तक रिजल्ट्स नहीं निकलते। ठीक है, देन इलेक्शन कमीशन कैन टेक एक्शन ऑन दैट इलेक्शन पिटीशन। उसके बाद इस इलेक्शन पिटीशन पे प्रॉपर जो है वो सारा वेरीफाई किया जाता है। कई बार इस इलेक्शन पिटीशन को रिजल्ट निकलते 6 मंथ भी हो जाते हैं, 1 year भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोसेस होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि रियली वहां पे ऐसा हुआ है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं, देन उस पर्टिकुलर पर्सन की सीट कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, और उसकी जगह फिर नए इलेक्शंस होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? उस पर्टिकुलर सीट पे क्या कहा जाएगा? फिर बाय इलेक्शंस। क्लियर?